मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस के बारे में अर्थात उनके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम वायरस मुक्त पादप निर्मित कर सकते हैं, हम अगुणित पादप निर्मित कर सकते हैं या त्रिगुणित पादप निर्मित कर सकते हैं, अथवा माइक्रो प्रोपगेशन की प्रक्रिया भी प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से कर सकते हैं। इसमें हम अंतिम पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम कृत्रिम बीजों का निर्माण भी कर सकते हैं। कृत्रिम बीजों का निर्माण या संपुटीकृत यानी कि कैप्सूल युक्त बीजों का निर्माण। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कायिक भ्रूण यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियो का निर्माण हम कर सकते हैं। अब देखिए, इन कायिक भ्रूणों को हमें अधिक दूरी तक पहुंचाना है, तो लंबी डिस्टेंस में जब इन्हें पहुंचाया जाता है तो ये भ्रूण नष्ट हो सकते हैं। इन भ्रूणों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनके ऊपर एक झिल्ली निर्मित कर दी जाती है रासायनिक पदार्थों की। और क्या निर्मित कर दिया जाता है? बीज। अगर आपको बीज की संरचना याद है तो हमने बीज की संरचना कुछ इस प्रकार से देखी थी कि बीज में क्या होता है, एक तो आपका भ्रूण होता है। अगर हम द्विबीजपत्री बीज की बात करें तो भ्रूण हो गया, और भ्रूण के ऊपर क्या पाया जाता है? आपका बीज चोल, सीड कोट यानी कि बीज का आवरण, जिसे हमने टेस्टा और टैगमैन कहा था। आपको इतना आइडिया होगा। तो देखिए, यदि हम सीड की बात करते हैं तो सीड की अर्थात बीज की बात करते हैं तो एक तो क्या होगा इसमें भ्रूण, और साथ ही क्या होगा इसमें बीज चोल, सीड कोट या बीज आवरण। ठीक है, और दो बीज आवरण होते हैं, एक तो होता है टेस्टा, एक होता है टैगमैन। अब देखिए, आपके पास भ्रूण तो है, भ्रूण तो हमने पादप उत्तक संवर्धन द्वारा बना लिया। अब यदि इस भ्रूण के ऊपर हम रासायनिक पदार्थों का आवरण बना दें तो इसे क्या बोल देंगे? हम कृत्रिम बीज बोल देंगे। अब ये जो आवरण है ये किस प्रकार से निर्मित किया जाता है? तो ये जो आवरण है, ये जो कैप्सूल है, ये सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट से निर्मित किया जाता है। सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट से निर्मित आवरण या कैप्सूल या संपुटिका, इस तरीके से क्या हो गया, आपके कृत्रिम बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या निर्मित हो जाएगा? आपका कृत्रिम बीज का निर्माण हो जाएगा। तो इस जो आपके पास बीज है, इस बीज में क्या होगा? आपके पास सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट का आवरण, ये आपका कायिक गुण, इसके साथ कुछ पोषक पदार्थ और कुछ पादप हार्मोन भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो कि इस भ्रूण को लंबे समय तक जीवनक्षम बनाए रखने में सहायक होते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के कृत्रिम बीज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मुराशिगे के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम कृत्रिम बीज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मुराशिगे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे हमारे पादप ऊतक संवर्धन के प्रयोग अनुप्रयोग समाप्त हुए। अब हमने कहा कि हमने पादप ऊतक संवर्धन करना है। अब पादप ऊतक संवर्धन में हमें उनके प्राकृतिक लक्षणों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त वांछित लक्षण भी चाहिए। अतिरिक्त वांछित लक्षण चाहिए। अब इन अतिरिक्त लक्षणों के लिए, आपके वांछित लक्षणों के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करते हैं, और बाहर से वांछित लक्षण से संबंधित डीएनए के खंड को कोशिका के मूल डीएनए में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। कोशिका के मूल डीएनए में स्थानांतरित
कोशिका के मूल डीएनए में स्थानांतरित कर सकते हैं। और हम बात कर चुके हैं कि इस प्रकार से जो आपको जीव निर्मित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोल देंगे इसे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या बोल सकते हैं इसे हम, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। तो देखिए अब जो हम पढ़ेंगे पाठों में पातापूतक संवर्धन की विधियों में, इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पहला कि हम मनवांछित जीन का स्थानांतरण किस किस तरीके से कर सकते हैं, अर्थात जीन स्थानांतरण की विधियां, कि जीन स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं। पहले तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम करेंगे कि इन जीन के स्थानांतरण से जो आनुवांशिक रूपांतरित जीव बने हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बने हैं, उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, और किस किस प्रकार के हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लिया है। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, जीन स्थानांतरण की विधियाँ, किसमें, पादपों में। देखते हैं हम जीन स्थानांतरण की विधियाँ। जीन स्थानांतरण की विधियाँ। किसमें कर रहे हैं हम जीन का स्थानांतरण, पादपों में। तो क्या टॉपिक हुआ हमारा, पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियाँ। देखिए पादपों में जो जीन का स्थानांतरण है यह कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। पादपों में जीन का स्थानांतरण 2 प्रकार से संभव है, और वो 2 प्रकार कौन कौन से, देखिए। इसमें पहला है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, और दूसरा है इसमें अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। अब देखिए जो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है, इस प्रकार के जीन स्थानांतरण में हम वांछित डीएनए खंड को बिना किसी वाहक के सीधे ही परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं, सीधे ही परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। तभी इससे हमने क्या कह दिया है, प्रत्यक्ष मेथड, यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार के वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे हमें वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे हम किसी भी वाहक का उपयोग नहीं करते। सामान्यतः वाहक के रूप में हम क्या लेते हैं, यदि हम वाहक की बात करें तो कोई जीवाणु, बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणु या जीवाणुभोजी, इन्हें हम क्या करते हैं, वाहक के रूप में काम में लेते हैं। क्लियर हो गया। जीवाणु में हम बात करते हैं, जीवाणु का देखिए जीवाणु में हम क्या काम में लेते हैं, जीवाणु का प्लाज्मिड। तो यहाँ पे आपको किसी प्लाज्मिड
या जीवाणुभोजी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में हमें वाहक आवश्यक होते हैं। यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है? वाहकों की आवश्यकता होती है। यह वाहक जीवाणु हो सकते हैं। सामान्यतः जो हम जीवाणु का उपयोग करते हैं वो जीवाणु कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसिएंस, इस जीवाणु का हम उपयोग करते हैं और इस जीवाणु के भी हम टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं। जब हम इसके बारे में देखेंगे अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के बारे में, तो हम देखेंगे कि क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस बैक्टीरिया और क्या है इसका टीआई प्लाज्मिड। क्लियर हुआ? तो यह जो बैक्टीरिया है यह हम काम में लेते हैं द्विबीजपत्री पादपों के लिए। सामान्यतः किसके लिए लेते हैं? द्विबीजपत्री पादपों के लिए इसे हम काम में लेते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ जीवाणु भोजियों का भी उपयोग करते हैं वाहक के रूप में, जीवाणु और जीवाणु भोजी का। तो यहाँ पे हम पहले प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पादपों के लिए होता है। तो जो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण हम काम में लेते हैं सामान्यतः किसके लिए लेते हैं? एक बीजपत्री पादपों के लिए काम में लिया जाता है। सामान्यतः किसके लिए काम में लेंगे हम? एक बीजपत्री पादपों में, जैसे कि गेहूं, चावल, इनमें हम किससे करेंगे? वांछित जीन का स्थानांतरण प्रत्यक्ष स्थानांतरण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। जब हम एक बीजपत्री पादपों में डीएनए या जीन खंड का प्रत्यक्ष स्थानांतरण की बात करते हैं, तो यह जो प्रत्यक्ष स्थानांतरण है यह भी दो प्रकार से संभव है। या तो यह प्रत्यक्ष स्थानांतरण हम रासायनिक पदार्थों के प्रभाव में करें, रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में, जिसे हम कहते हैं रासायनिक विधि। क्या बोला जाता है इसे? रासायनिक विधि। जबकि इसी में हमारे पास दूसरा तरीका है जीन स्थानांतरण की, भौतिक विधियां। तो जो प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण है यह दो प्रकार से संभव है। या तो यह रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में होगा, यह भौतिक विधि यानी कि भौतिक मशीनरियों के द्वारा, भौतिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है। यदि हम भौतिक विधि की बात करें तो यह भौतिक विधि भी 4 प्रकार की होती है। जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। जिसमें पहली तरीका है, इसमें जीन गन, एक जीन गन आती है, माइक्रो प्रोजेक्टाइलर। इस माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से आप जीन को स्थानांतरित करा सकते हैं। या विद्युत छिद्रण, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोशिका में छिद्र करके, डीएनए को स्थानांतरित करा सकते हैं। या लिपोसोम के द्वारा, किसके द्वारा? लिपोसोम के द्वारा। लिपो का मतलब होता है लिपिड, सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कि लिपिड की आप एक छोटी सी पुटिका बना दीजिए जिसके अंदर डीएनए उपस्थित है, तो उसकी सहायता से करा सकते हैं। अथवा सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा हम सीधे ही डीएनए को केंद्रक में प्रवेश करा सकते हैं। तो क्या हुआ? देखिए, हमारे पास प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में भी हो सकता है और भौतिक प्रकारों के द्वारा भी किया जा सकता है। भौतिक प्रकार में जीन गन के द्वारा, वैद्युत छिद्रण के द्वारा, लिपोसोम के द्वारा और सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा भी हम जीन का स्थानांतरण करा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रासायनिक विधियों की, कि रासायनिक विधियों द्वारा जीन का स्थानांतरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, जीन स्थानांतरण देखने से पहले एक बार देख लीजिए, हमारे पास ये पादप कोशिका है आपकी, ठीक है।
इस पादप कोशिका में जैसे ही आपने डीएनए डाला या वांछित डीएनए खंड डाला तो ये क्या है आपके पास केंद्रक, और केंद्रक के पास क्या उपस्थित होता है, केंद्रक छिद्र। तो केंद्रक छिद्र के द्वारा ये जो वांछित डीएनए खंड है यह केंद्रक में पहुंच जाता है। तो जो आपके पास वांछित डीएनए खंड है उसे अल्टीमेटली यानी कि लास्ट में कहाँ पहुंचना होता है, आपकी कोशिका के केंद्रक में। फिर वहाँ पे यह आरएनए का निर्माण करता है और अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मुख्य जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, यानी कि वांछित डीएनए खंड की अभिव्यक्ति, उससे हम किस प्रकार की प्रोटीन की प्राप्ति कर रहे हैं। तो देखते हैं हम रासायनिक विधि। तो जीन स्थानांतरण की विधियों में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि की, और प्रत्यक्ष में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक विधि की। इस रासायनिक विधि में हम कुछ रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में डीएनए का प्रवेश सुगम करा देते हैं, अर्थात सरल करा देते हैं, जिसमें मुख्य रसायन जो काम में लिया जाता है वो होता है पीईजी। कभी कभी इस पीईजी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे रसायनों का, जैसे पीईजी, पॉलीवाइनिल अल्कोहल, कैल्शियम फॉस्फेट आदि रसायनों का उपयोग करते हैं, लेकिन जो मुख्यतः रसायन काम में आता है वो क्या आता है, पीईजी। इसे हम बोलते हैं पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका उपयोग हम क्लोनिंग की प्रक्रिया में भी करते हैं। क्लोनिंग की प्रक्रिया में भी पीईजी का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक विधि में सर्वाधिक काम में आने वाला जो रसायन है वो क्या है, पीईजी। और यही पीईजी क्या करता है, जीव द्रव्यक में यानी कि प्रोटोप्लास्ट में, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट में डीएनए के प्रवेश को प्रेरित करते हैं। क्या करेगा, पीईजी प्रोटोप्लास्ट में डीएनए के प्रवेश को प्रेरित करता है, और साथ ही साथ यह किसी भी प्रकार के जीव द्रव्य में किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, इसीलिए जनरली इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो यह थी हमारी रासायनिक विधि। अब हम बात करेंगे भौतिक विधि की। तो देखिए, भौतिक विधि में हम भौतिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। भौतिक विधि में किसका उपयोग करते हैं, भौतिक उपकरणों का। यहाँ पे जो सर्वाधिक विधि, सबसे उपयुक्त विधि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन सी विधि है, सूक्ष्म इंजेक्शन। बाकी की 3 विधियों के बारे में भी अब अध्ययन करेंगे, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है इसमें कौन सी विधि है, ये सूक्ष्म इंजेक्शन विधि, माइक्रो इंजेक्शन विधि इसमें सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका वांछित डीएनए खंड है, वांछित डीएनए खंड यानी कि जो भी आपका जीन है, इसे क्या करेंगे, आप माइक्रोपिपेट की सहायता से इसे पकड़ लेते हैं। माइक्रोपिपेट पकड़ने के लिए एक संरचना होती है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, या तो आप कोई कांच की सुई ले लेंगे या माइक्रोपिपेट ले लेंगे, इसकी सहायता से या माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सीधे ही केंद्रक में स्थानांतरित करा देते हैं। सीधे ही कहाँ स्थानांतरित करा देंगे, केंद्रक में स्थानांतरित करा देते हैं। इसके अलावा जो हम 3 विधियों के बारे में बात करेंगे वो कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है डीएनए खंड को, जबकि यह सीधे ही कहाँ पहुंचा रहा है, आपके केंद्रक में। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपकी कोशिका है, इसका ये केंद्रक है। आप एक सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा, अब देखिए इस सूक्ष्म इंजेक्शन में आपके पास क्या है, इसमें
वांछित डीएनए खंड इसमें उपस्थित है। अब इस इंजेक्शन को सूक्ष्मदर्शी के अंदर, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है डीएनए और कोशिका बहुत छोटी होती है, तो आपको दिखाई नहीं देता। सारा काम कहाँ किया जाता है? ये सूक्ष्मदर्शी के नीचे, सूक्ष्मदर्शी के अंदर, ताकि आपको दिखाई दे। या विशेष प्रकार के इसमें गॉगल्स, विशेष प्रकार के इसमें उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अब देखें क्या होगा। यह जो सूक्ष्म इंजेक्शन है, आप कितनी गहराई तक इसको अंदर लेके जा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप इसमें कोशिका द्रव्य में भी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं और सीधे केंद्रक में भी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जीन गन, वैद्युत छिद्रण और लिपोसोम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ डीएनए के या वांछित डीएनए खंड के स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू।